हेलो, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की चर्चा करने वाला हूं। तो आइए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की डिस्कशन करें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत बहुत अधिक होती है। तो बहुत अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या होने के कारण हमें इनका नामकरण करना अनिवार्य है, क्योंकि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल इंफॉर्मेशन होता है, किसी कार्बनिक यौगिक की जो रासायनिक सूचना प्राप्त होती है, यह रासायनिक सूचना उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना तथा नाम से प्राप्त होती है। तो इसके लिए मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना होगा और हम ये देखेंगे कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो हम पाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण दो सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। एक पुरानी पद्धति है और एक नई पद्धति है। तो हम लोग एक सिस्टम को क्या कहते हैं? कॉमन सिस्टम कहते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइवियल सिस्टम कहते हैं। ओके, कॉमन सिस्टम या ट्राइवियल सिस्टम कहते हैं। तो आइए ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन सिस्टम या ट्राइवियल सिस्टम को हम लोग देखें और जानने की कोशिश करें कि ये क्या है। तो देखिए, प्रारंभ में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी संख्या कम रही। ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या कम होने के कारण उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर किया जाता रहा या किसी अन्य गुणों के आधार पर किया जाता रहा। नामकरण का वह तरीका ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना से रिलेटेड नहीं था। जैसे आप पाएंगे कि HCOOH जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे प्राप्त किया गया? रेड एंड से प्राप्त किया गया। रेड एंड से को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिन में रेड एंड को हम क्या कहते हैं? फॉर्मिका कहते हैं। ओके, रेड एंड को क्या कहा जाता है? फॉर्मिका। यानी फॉर्मिका से यानी रेड एंड से प्राप्त इस यौगिक को क्या नामकरण किया गया? फॉर्मिक एसिड किया गया। इसी प्रकार से जितने भी साइट्रस फ्रूट्स रहे, साइट्रस फ्रूट्स से प्राप्त कंपाउंड का नामकरण क्या किया गया? सिट्रिक एसिड किया गया। ग्लूकोज का नामकरण उसके स्वीट टेस्ट के आधार पर किया गया। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या पाए कि नामकरण का ये जो कॉमन सिस्टम या ट्राइवियल सिस्टम रहा, इसका कोई परफेक्ट सिस्टमैटिक रूल्स नहीं रहा। ओके, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बढ़ते गई, यह जो सिस्टम रहा सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करने में सफल नहीं रहा। इसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण की एक ऐसी सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई जिस सिस्टम को पूरी दुनिया फॉलो कर सके और उस सिस्टम के द्वारा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण आसानी से किया जा सके। ओके, तो नामकरण की ये जो वर्तमान आधुनिक सिस्टम रही, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? IUPAC सिस्टम हम कहते हैं। ओके, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टम है, यह सिस्टम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ओके, तो ये फर्क समझना होगा कि जो ट्राइवियल सिस्टम रहा वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं रहा, जबकि जो वर्तमान सिस्टम IUPAC सिस्टम है यह किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल इंफॉर्मेशन की कंप्लीट सूचना देता है। ओके, तो हम लोग अब आगे अगर बढ़े तो हम पाते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कई क्लास पाते हैं। हम एल्केन पाते हैं, एल्कीन्स पाते हैं, एल्काइंस पाते हैं, अल्कोहल पाते हैं, बहुत सारे हम क्लास पाते हैं। तो आइए हम लोग एल्केन का नोमेनक्लेचर देखने की कोशिश करें। तो हम लोग क्या देखेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ओके, अब हम लोग देखने की कोशिश क्या करें? एल्केन्स का जो नोमेनक्लेचर है उसे हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग एल्केन्स का नोमेनक्लेचर देखने की कोशिश करें तो हम लोग एक बात जानने की कोशिश करें कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ये तो 10 लेवल की बात है कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
all that compounds which having only carbon and hydrogen is called hydrocarbons. ओके, तो हम लोग एल्केन को किस रूप में डिफाइन करते हैं? हम लोग एल्केन को डिफाइन करते हैं क्या? ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में, ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में। तो किसे कहते हैं एल्केन? क्या है एल्केन? एल्केन इज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are open chain saturated hydrocarbon। और एल्केन का जो क्लास है वह क्लास किसके द्वारा जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो CnH2n+2। तो एल्केन जो है इसका जनरल फॉर्मूला इसके क्लास का CnH2n+2 है, जहां n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है। ओके, एल्केन का अगर मुझे नामकरण करना है तो नामकरण के लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं। ओके, एल्केन के नामकरण के लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं और प्लस में क्या यूज करते हैं? सफिक्स हम यूज करते हैं। ओके, तो रूट वर्ड हमारा क्या एल्केन में यूज होता है? हमारा रूट वर्ड यूज होता है एल्क। याद रहेगा, रूट वर्ड एल्केन में क्या यूज होता है? एल्क। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्केन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और एक और बात यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि मैं जो एल्केन का अभी नोमेनक्लेचर बता रहा हूं यह ओपन चेन का है। ओके, ब्रांच्ड चेन, स्ट्रेट चेन, यह ब्रांच चेन का नहीं है, यह स्ट्रेट चेन वाले हम एल्केन की बेसिक नोमेनक्लेचर की अभी वर्तमान समय में बात कर रहा हूं। तो एल्केन का जो रूट वर्ड होगा वो क्या होगा? एल्क होगा, जिसके द्वारा कार्बन परमाणु की संख्या के बारे में हम जानकारी देंगे। और सफिक्स इसका क्या होगा? सफिक्स इसका एन होगा, जो इसके किसको रिप्रेजेंट करेगा कि यह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्लास है। ओके, तो हम लोग समझ गए कि एल्केन का जो नामकरण करेंगे यह दो पार्ट में होगा। ओके, बेसिक रूप से सिंपल एल्केन का, वही ब्रांच वाले एल्केन की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। रूट वर्ड एल्क होगा, सफिक्स एन होगा। रूट वर्ड क्या बताएगा? एल्केन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को बताएगा और सफिक्स इसके क्या बताएगा? एल्केन के क्लास को बताएगा। ओके, तो हम लोग अब एक टेबल के द्वारा एल्केन के नोमेनक्लेचर को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारा यहां पर क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? एन से। ओके, और हमारा यहां पर क्या हो गया? एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला क्लास का CnH2n+2 है। और हम यहां क्या देखेंगे? हम यहां रूट वर्ड की बात करेंगे। ओके, और यहां हम किसकी बात करेंगे? सफिक्स की बात करेंगे। और हम यहां किसकी बात करेंगे? नेम ऑफ एल्केन की बात करेंगे। ओके, नेम ऑफ एल्केन। हम लोग इस टेबल के जरिए एल्केन का नामकरण समझने की कोशिश करें। तो चलिए हम यहाँ पर n का मान 1 लेते हैं, यानी हम उस एल्केन की बात करने वाले हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। तो चलिए इस जनरल फॉर्मूला पर हम n का मान रखें। तो n का मान हम अगर रखें तो C कितना हुआ? C 1 हुआ। और H कितना हुआ? H हमारा 2 × 1, फिर प्लस क्या होगा? 2। अब हम लोग देखें तो हमारा क्या इससे फॉर्मूला बनता है? C1 और H 2 × 1 + 2 CH4। ओके, अब आइए हम लोग n का मान कितना रखें? n का मान हम लोग 2 रखें। अब इस जनरल फॉर्मूला पर हम लोग रखें तो क्या पाएंगे? C2 पाएंगे। H कितना? 2 × कितना? 2 + 2, क्या हमारा फॉर्मूला हुआ? C2 और H 2 × 2 4, 4 + 2 C2H6। n का मान जब हम लोग 3 रखेंगे तो क्या पाएंगे? जनरल फॉर्मूला पर रखा जाए C3, H कितना? 2 × 3 + 2, तो हम क्या देखेंगे? C3H कितना? 2 × 3 + 2, यानी 6 2 8। तो इस तरीके से हम लोग अपना ये देखेंगे। अब और चलिए n का मान हम क्या रख लें? 4, तो C4H 2 × 4 प्लस कितना? 2, तो कितना हुआ? C4
4 दूनी 8, 2 10। ओके, तो मेरा H कितना हो गया? 10 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जितना कार्बन है उसका दुगना प्लस 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 प्लस 2 4 और 4 2 6, तो 3 और 3 6 2 8, यानी जितना N है उतना हाइड्रोजन 2N है उसके और प्लस 2 है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, N बराबर 5 है। ओके, और N बराबर 5 देखेंगे तो C5 कितना हो गया? H12 है। N बराबर 6 देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? C6H ओके 14। अब एक और बात देखिए, हमने जो यहाँ एल्केन का फॉर्मूला लिखा है ये मोलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, ये एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म की घटना को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से न रिप्रेजेंट करके हम उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो हम लोग अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो देखिए हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? हमारा CH4 ओके, CH4 हमारा हो गया। अब C2H6 है तो CH3 C2H6 हो गया, C3H8 तो CH3 CH2 CH3 C3H8 और C4H10 तो CH3 CH2 CH2 CH3। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो 3 और 1 4, 2 3 4, 2 3 4, 3 और 1 4। ओके, अगर हम इसी तरह से इसका देखें तो CH3 CH2 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 CH3। ओके, ये हो गया आपके। ओके, हम एक और तरीका अपना सकते हैं, जैसे CH3 CH2 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 CH कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए और फिर कितना होना चाहिए? 14 हाइड्रोजन। 3 2 5 2 7 2 9 3 12 और 2 14। हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ CH3 है और फिर यहाँ क्या है? CH2 CH2 CH2, तो मैंने क्या लिखा? CH2 लिख दिया और कितना लिख दिया? 4, 1 2 3 4 और फिर CH3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक और मैं तरीका लिख सकता हूँ जिसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऐसे 1 2 3 4 ओके, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी हो गया। ये सब सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली क्या है? CH3 है, यहाँ पर CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। तो एक्चुअली हम ऐसे अगर रिप्रेजेंट करते हैं ओके 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाते नहीं हैं। ओके, तो हम इसकी डिस्कशन आगे वाले क्लास में करेंगे। तो आइए हम लोग अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दें। ओके, CH3 CH2 4 CH3। ओके, अब आइए हम लोग N का मान कितना ले लें? 7 ले लें। तो CH3 CH2 कितना हो जाएगा? 5 CH3। ओके, हम N का मान 8 ले लें तो क्या होगा? CH3 CH2 कितना हो जाएगा? 6 CH3, यानी 6 2 8। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब आइए हम लोग रूट वर्ड, इसमें कितने एल्केन में कार्बन है? 1, तो हम इसके लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? मिथ। ओके, हम इसके लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? मिथ। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा? इथ। इसमें कितने कार्बन है? 3, तो इसके लिए क्या रूट वर्ड यूज होगा? प्रॉप। इसमें कितने कार्बन है? 4, तो इसके लिए क्या यूज होगा? ब्यूट। इसमें कितने कार्बन? 5, तो इसके लिए क्या यूज होगा? पेंट। इसमें कितने? 6, तो हेक्स। इसमें कितने? 7, तो हेप्ट। इसमें कितने? 8, तो ऑक्ट। और यदि 9 हो N बराबर 9, C
H3CH2, ये आपका 7CH3 हो गया, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे। ओके, और n का मान यदि 10 हो जाए तो CH3CH2, ओके, 8CH3, और ये क्या कहलाएगा, डेक कहलाएगा। तो फिर से देखिए, आपको ये याद रखना होगा कि जो एक कार्बन के लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं, जिसको प्रीफिक्स भी हम कह सकते हैं, कहा जाता है, तो इसके लिए रूट वर्ड एक के लिए मिथ, दो के लिए इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। 11 को हम अनडेक कहते हैं, 12 को हम डोडेक कहते हैं, 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, पेंटाडेक इत्यादि हम लोग देखते हैं। अब ये रूट वर्ड जो है ये कंप्लीट नेम नहीं है। ओके, तो हम इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे, हम इसको हाइफन देंगे। ओके, रूट वर्ड लिखने के बाद हम यहाँ क्या देंगे, हाइफन देंगे। और चूंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास क्या है, एल्केन है, जिसमें सफिक्स हमारा क्या होगा, एन। ओके, तो सफिक्स के पहले हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं, इसलिए एन के ए लेटर के पहले हम क्या देंगे, हाइफन देंगे। तो इन सब में क्या लगेगा, हमारा एन लगेगा। ओके, इन सब में हमारा एन लगेगा, तो मैंने लिख दिया एन, 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 और ये हो गया एन। अब हम रूट वर्ड और सफिक्स को जोड़ दें तो हमारा एल्केन का नेम हो जाएगा मिथ जोड़ एन, मीथेन, इथ जोड़ एन, इथेन, प्रॉप जोड़ एन, प्रोपेन, ओके, ब्यूट जोड़ एन, ब्यूटेन, पेंटेन, ओके, हेक्सेन, हेप्टेन, ओके, ऑक्टेन, नॉनेन, ओके, डेकेन, ओके, etc। तो ये जो मैंने आप लोगों को बनाया है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि एल्केन में जो रूट वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं। एक कार्बन के लिए क्या होते हैं, 2 के लिए क्या होते हैं, 3 के लिए क्या सफिक्स क्या होता है, और रूट वर्ड और सफिक्स मिलाकर हम लोग कंप्लीट नेम रेडी कर लेते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया ये। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके लिए मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका निश्चित रूप से रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।